अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक। मैं हूं आपकी मेज़बान अफशा मलिक। नाज़रीन, जो हमारी आज की मेहमान शख्सियत हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान पॉलिसी इंस्टीट्यूट USA के, मकबूल सियासतदान है। 1992 से 1994 तक चीफ मिनिस्टर सिंध के एडवाइजर रहे और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथियों में उनका शुमार होता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की मोहब्बत से भी सरशार है। हमारी आज की मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर गुलाम मुश्तबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इब्तदाई जिंदगी के सफर से लेकर अब तक की जिंदगी का मुख्तसर हवाला हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिए। देखिए, मैं कराची में मैंने तालीम हासिल की, लाहौर में तालीम हासिल की। अपनी प्राइमरी एजुकेशन में लाहौर और कराची की मिक्स्ड है, चूँकि मेरे फादर फेडरल गवर्नमेंट में ही रिटायर्ड एज अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान लाहौर। इसमें 2 साल का ऐसा भी पीरियड है जब मेरे फादर की पोस्टिंग मशरक़ी पाकिस्तान रही, तो मुझे मशरक़ी पाकिस्तान देखने का भी इत्तफ़ाक़ हुआ और मैं कैडेट कॉलेज राजशाही से मैंने तालीम हासिल की, जहाँ के तकरीबन इस वक्त भी सिटिंग जनरल्स की तादाद 3 दर्जन से ऊपर है हमारे बांग्लादेश की फौज के अंदर। और बांग्लादेश का फॉरेन सेक्रेटरी, बांग्लादेश का इंटीरियर सेक्रेटरी, बांग्लादेश का इस वक्त मिनिस्टर ऑन ह्यूमन राइट्स, ये सारे मेरे क्लास फेलोज हैं। बांग्लादेश के डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी मेरा क्लास फेलो रहा है। पाकिस्तान के अंदर कराची यूनिवर्सिटी में मैंने प्रोमिनेंट पॉलिटिक्स की। आई वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कराची यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन और 3 कंसेक्यूटिव इलेक्शंस कराची यूनिवर्सिटी के मैंने विन किए, जो कि एक हिस्ट्री है। देन आई माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द लास्ट 36 ईयर्स और सो। मैं अमेरिका के अंदर हूँ। अमेरिका में बिजनेस मैंने किया। अमेरिका में मैंने जाकर मास्टर्स की, फिर PhD की, फिर सेकंड PhD की और फिर थर्ड PhD ऑन पाकिस्तान लीडरशिप आई कंप्लीटेड इन नवंबर लास्ट ईयर and I am the only doctorate holder in Pakistan leadership in globally, which means कि थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें कि I am an authority on Pakistan leadership, being a holder of PhD from American University as a scholar on the subject, which no one has in Pakistan. तो मुझे वो सफ़र जो कराची और लाहौर के छोटे स्कूलों से गुजारने के बाद, कैडेट कॉलेज से गुजरने के बाद, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से गुजरने के बाद, किंग्स कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में एक अच्छा सफ़र मैं समझता हूँ मैंने किया। एंड 2015 में मुझे यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ने कांग्रेशनल अवार्ड दिया on Pakistan-US relationship, which is the only award given to any Pakistani on US-Pakistan relationship, which was acknowledged by them. तो सर, आपने जो अमेरिकन नौ मुंतखब सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनकी इलेक्शन मुहिम में बहुत अहम किरदार अदा किया। आप ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप की इतनी मकबूलियत की वजह क्या है? I am one of the directors of the Donald Trump election, और in the inaugural committee I am there in the White House की इनॉग्रल कमेटी का मैं मेंबर हूँ। रादर दी ओनली पाकिस्तानी टू बी देयर। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की वजह क्या है? ये तो बड़ी सिंपल वजह है कि 2 टर्म डेमोक्रेट्स ने रूल किया और थर्ड टर्म हमेशा दूसरी पार्टी को मिलता है वहाँ के सिस्टम के अंदर, क्योंकि लोगों की होप्स हाई हो जाती हैं और ऑलवेज देयर इज अ गैप फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप? कि बुश साहब ने 9/11 के बाद वॉर कॉल की और वॉर ऑन टेरर होता रहा। अमेरिका के बेइंतहा पैसे खर्च हुए, अमेरिकन इकॉनमी को झटका लगा और अमेरिका की जो साल की रेटिंग थी A+ की क्रेडिट रेटिंग, वो गिरकर A पर आ गई। उस वक्त ओबामा आए। ओबामा वॉज ब्लैक, वॉज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मिनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स और उसका कोई बैकग्राउंड इतना नया नहीं था, पुराना नहीं था। ही वॉज अ यंग सेनेटर फ्रॉम इलिनॉय। लेकिन आप ये देखिए कि उसने एक जो नारा दिया, यस वी कैन, यानी हम कर सकते हैं, वो नारा इतना पॉपुलर हुआ कि जो इकोनॉमिक क्रंच अमेरिका के अंदर आई पोस्ट 9/11 जो बुश के दौर में आई, उसको इससे रिकवरी के फेस पे लाने का होप दिया। उस होप के नतीजे में अमेरिकन पॉपुलेशन उसके साथ हुई। दिस इज कॉल्ड transformational leadership. So the charisma and the transformational leadership of Obama worked in bringing his leadership, and he sustained for 2 consecutive terms because of that. अब इसके बाद
ट्रंप ने एक साई ऑफ होप दिया कि जो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वाइट अमेरिकन की पॉपुलेशन है, इनकी जॉब्स इमिग्रेंट्स छीन रहे हैं या इनकी जॉब्स, इनकी ग्रोथ के अंदर कहीं ना कहीं डेट्रीमेंट्स आ रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ द इमिग्रेंट्स कमिंग टू द कंट्री, और इनके राइट्स खत्म हो रहे हैं या आउटसोर्सिंग हो रही है बाहर। बेंगलोर के अंदर आईटी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, या जो कंपनीज हैं अमेरिका की बड़ी फर्म्स और कॉरपोरेशंस, वो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, वो स्पेयर पार्ट्स चाइना में बना रहे हैं, और अमेरिका के अंदर जो है वो जॉब एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है कि ये बाहर जा रहे हैं पैसे। तो उसने ये होप दिया कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कामयाब बिजनेसमैन हूँ, ट्रंप इज अ बिग नेम, और मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका के अंदर इस तमाम जो लॉसेज हुए हैं उसको रिकवर कराऊंगा, और आपकी जॉब्स और आपकी ग्रोथ सब के अंदर आपको मैं डिलीवर करूंगा जो आपकी नीड्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये नारा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एंड ही हैज अ कैरिज्मा, लेट मी टेल यू, सो इट अट्रैक्टेड द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यस, जैसे कि कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, आप डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का क्रेडिट किसको देते हैं, ताल्लुकात ना अच्छे होने के बावजूद? इन द सक्सेसिव गवर्नमेंट प्रीवियसली अमेरिका की पॉलिसी बहुत ज्यादा इजराइल फेवरेबल रही, और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मेरा ख्याल है ये इजराइल फेवरेबल उस तरह नहीं रही। इस तरह बहुत बड़ी पॉपुलेशन ने शायद ये समझा कि ओबामा का मुस्लिम बैकग्राउंड है, मुस्लिम नाम है, ये है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है। जूइश पॉपुलेशन आम तौर से अमेरिका के अंदर मुस्लिम और जूइश पॉपुलेशन एक साथ मूव करती है, बीइंग मिनॉरिटी। ऐसा नहीं होता कि जूइश और मुस्लिम कॉन्फ्रंटेशन किसी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं होता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ट्रंप जो चीज देखने में आई है वो ये कि मेरा ख्याल है जूइश पॉपुलेशन सपोर्टेड ट्रंप मोर देन द डेमोक्रेटिक कैंडिडेट। आमतौर से डेमोक्रेट्स की सपोर्ट मिनॉरिटीज की डेमोक्रेट्स को मिलती है, मुसलमानों की मिलती है, ज्यूज की मिलती है, कालों की मिलती है, स्पेनिश की मिलती है, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर जो इंटरेस्ट ग्रुप्स थे उसके अंदर जूइश पॉपुलेशन बहुत नजर आ रही थी कि ट्रंप के साथ है, एंड आई थिंक they played a very good role in bringing Trump. आप क्या समझते हैं वो कितनी हमदर्दियां रखते हैं पाकिस्तान के लिए? Trump is sympathetic to Pakistan, and let me make it very clear to your audience. Trump की ट्रांजिशन कमेटी के बड़े मेजर ऑफिस बेयरर ने, विदाउट नेमिंग द पर्सन, उसने कहा कि देखिए डॉक्टर मुश्तबा, लेट मी टेल यू वन थिंग, वी हैव द इंडियंस इन द कैबिनेट, वी विल सपोर्ट पाकिस्तान, और हमारी एसोसिएशन इंडिया के साथ शुड नॉट बी टेकन अ थ्रेट टू पाकिस्तान। हमारी इंडिया के साथ जो भी एसोसिएशन है या जो हम इंडिया के साथ कर रहे हैं, देयर विल बी अ बैलेंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया, so that has nothing to do with Pakistan. So don't take it a threat to Pakistan supporting India. Supporting India is a different dynamic in the region. तो मेरा ख्याल है this answers a lot of things. आप ये समझते हैं कि दुरुस्त है कि दुनिया जो है तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है? इट लुक्स लाइक, इसलिए कि वो अगर अकेडमिकली देखा जाए और वो चीज़ जो बिब्लिकल टीचिंग्स के अंदर हैं, चाहे वो कुरान करीम हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो तौरात हो, चाहे और बुक्स हों, उसके अंदर जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं, वन ऑफ द इंडिकेटर्स इज द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द प्लेस। इराक, यमन, सीरिया, these are the hotbeds, these are the places from where such thing will happen, and what we see an unusual phenomena of IS जिसको खत्म होते हुए हम नहीं देख रहे, सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। टर्की इसकी मुखालफत कर रहा है, सऊदी अरेबिया इसकी मुखालफत कर रहा है, ईरान इसकी मुखालफत कर रहा है, पाकिस्तान इसकी मुखालफत कर रहा है, सब मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन ये फोर्स अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही है। तो ये फोर्स है क्या चीज, मतलब व्हाट इज देयर, वी हैव टू थिंक, वी हैव टू फाइंड आउट एंड डू सम रिसर्च ऑन दैट। तो जो हमें इंडिकेटर्स मिलती हैं, वी डोंट नो कि वो इंडिकेटर्स आज की हैं या 500 साल बाद की हैं या 5000 साल बाद की हैं, लेकिन इट लुक्स लाइक दैट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन द रीजन, और ये वही रीजन है जिसका इंडिकेटर दिया गया, तो देयर कुड बी अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो ये कुछ पता नहीं चल रहा कि आईएसआईएस की ओरिजिन क्या है, ये तो अभी तक कोई स्टैब्लिश नहीं कर सका। मतलब अमेरिकन फोर्सेज उसको डैमेज कर रही हैं, रशियन फोर्सेज उसको डैमेज कर रही हैं, आप नाम लीजिए जो उसके अगेंस्ट नहीं है और नाम लीजिए जो उसके साथ हैं। सर इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं पता चल रहा?
یہ دیکھیے نا، پہلی اگر آپ ببلیکل اسٹڈی پہ کریں، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آر اکیڈمک نالج ایٹ دس ٹائم، تو یہ ہے کہ دجال انسان کی شکل میں آئے گا اور وہ ایسی فورس لے کر آئے گا کہ میقات تک پہنچ جائے گا. How do we know کہ a person like that is not there? If that is the case, then you would not be able to identify until the last moment. تو کون سی ایسی فورس ہے جو ہینڈل نہیں کر پا رہی ہے آئی ایس کو؟ سب مطلب اس کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر یہ بھی بلیم آتا ہے کہ جی امریکہ کی کسی لیڈر نے یہ کہا کہ جی آئی ایس ہم نے انیشلی فارم کیا تھا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ انیشلی کسی نے بھی فارم کیا ہو. انیشلی تو طالبان کو مجاہدین کو فارم امریکہ نے کیا، لیکن بعد میں وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو فارم کرنا از ناٹ دی ایشو. یہ ہوا کیسے اور آج تک سسٹین کیسے کر رہا ہے جبکہ سب مخالفت کر رہے ہیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اتنے ویپنز اور اتنا کنٹرول اور مطلب ساری بامبنگ کے باوجود بچے ہوئے. دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ بیونڈ نیچرل فینومینا. آئی ڈونٹ برنگ ٹو دا ببلیکل ٹیچنگس، لیکن وی کین تھنک ان دوز ٹائمز آلسو. جی ناظرین، کا وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. زونگلا پاکستان کی پہلی انٹرنیٹ سم جو دے 4 گنا تیز انٹرنیٹ سپیڈ آپ کے ٹیبلٹ اور ڈیول سم فونز پر. مطلب نیٹ ورک کوئی بھی، انٹرنیٹ صرف زونگ 4G. ابھی قریبی ریٹیلر، فرانچائز یا سروس سینٹر سے انٹرنیٹ سم حاصل کریں اور پاکستان کے نمبر 1 ڈیٹا نیٹ ورک کے مزے اڑائیں. ایک نئی سم، ایک نیا خواب. زونگ 4G. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسنالٹیز ویک. ہم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ سے دوبارہ سے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دراصل اگر آپ کو فارغ وقت ملے اتنی مصروفیت میں سے، تو کیسے گزارنا پسند کرتے ہیں؟ میوزک سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آج کل تو دیکھیے میں ہی نہیں بلکہ جتنے پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں وہ لائبریری کا کلچر تو ختم ہو گیا کہ لائبریری جا کر آپ کتاب پڑھیں اور کتاب نکالیں اور ریسرچ ریفرنسز کریں. آج کل گوگل سرچ تو 2 منٹ میں ہر چیز کو نکال کے باہر کر دیتا ہے. تو ہم جیسے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے کمپیوٹر چلانا سیکھ لیا ہے، وہ میرا خیال ہے کمپیوٹر پہ زیادہ وقت گزارتے ہیں اور کمپیوٹر پہ جو نالج حاصل کرتے ہیں اور جو آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوتا ہے، دیٹ برنگس دی ڈفرنس. اگر آپ سے پوچھا جائے کوئی ایسی خواہش، ادھوری خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو، تو آپ کیا بتائیں گے، کیا کہیں گے؟ میری خواہش ہے کہ پاکستان کو ایسے مقام پہ میں پہنچاؤں جو پاکستان ڈیزرو کرتا ہے. اور وہ ڈیزرو کیا کرتا ہے؟ پاکستان شوڈ بیکم اے ممبر آف دی یونائیٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل, دی اونلی مسلم کنٹری آؤٹ آف دی 57 ممبرس آف دی OIC جس کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے, جس کے پاس دنیا کی 7th بڑی فوج ہے, جس کے پاس تمام چیزیں ایگریکلچر سے لے کے ہر چیز موجود ہے, جس کے پاس سب سے بڑی ٹیلنٹ فورس ہے. وہ اگر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر نہیں بن پاتی ہے تو وی have some gaps in our leadership and we should recognize that this has to be filled in. Number 2, پاکستان کی اتنی پوٹینشیل ہونے کے باوجود بھی پاکستان کو اس ریجن کا لیڈنگ نیشن ہونا چاہیے. اس کا مقصد یہ کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ڈرا بیک ہے, کوئی چیز ہم چھوڑ رہے ہیں جسے ہمیں فل ان کرنا ہے. وی وانٹ پاکستان and I want Pakistan and all people of Pakistan who are of my thought process to see Pakistan right on top in the Committee of Nations. This is what I think is the missing element. آنے والے وقت میں آپ پاکستان امریکن ریلیشن شپ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ I am very much hopeful. Hopeless کبھی بھی نہیں ہوتا ہوں, اور Trump administration is very much interested to maintain amicable relationship with Pakistan. The ball is in Pakistan's court how to play with the American political system and the dynamics to seize the opportunity and capitalize in favor of Pakistan. It's Pakistan that has to work on these lines, اور ہمیں بڑی محنت کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں, اور if we work in those lines certainly we will achieve those targets. سر, ڈونلڈ ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد پاکستانیوں کے ذہن میں, ہم لوگوں کے ذہن میں سوال پڑتا ہے کہ کہیں امیگریشن کے رولز کو وہ زیادہ سخت نہ بنا دے اور مشکل نہ ہو جائے ان کے لیے امریکہ جانا آنا. دیکھیے
लिस्ट ऑफ वेटिंग नेशंस के अंदर जिस पे बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी होनी है उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ, एक और परसेप्शन जो मिस परसेप्शन है यहाँ पर, उसको दूसरे तरीके से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 9/11 के बाद एक NCS प्रोग्राम बुश साहब ने इंट्रोड्यूस कराया था और उसका मकसद ये था कि जो मुस्लिम कंट्रीज से लोग आ रहे हैं उनकी स्ट्रिक्ट वेटिंग की जाए, स्क्रूटनी की जाए, एयरपोर्ट पे फिंगर प्रिंटिंग की जाए, ये सब कुछ हो रहा था, रजिस्ट्रेशन हो रहा था। उसके बाद समवेयर इन 2007 आई थिंक कि ये लॉ को रिडंडेंट कर दिया गया, इसकी एप्लीकेशन रोक दी गई। ओबामा ने पिछले 2 हफ्ते पहले इस लॉ को स्ट्राइक ऑफ कर दिया फ्रॉम प्रेसिडेंशियल पावर्स। अगर ट्रंप साहब के जहन में भी ये बात थी कि स्ट्रिक्ट वेटिंग की जाएगी इन कंट्रीज की और फिंगर प्रिंटिंग की जाएगी, अगर उनके जहन में थी, नॉट इलेक्शन रेटरिक, इलेक्शन रेटरिक एक अलग चीज़ है कि उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सी बातें कहीं, उसको इम्प्लीमेंट होना नहीं है, लेकिन लेट्स अस्यूम कि उन्होंने करना था। तो जब स्ट्राइक ऑफ कर दिया उसे लॉ से ओबामा ने, देन ही हैज टू गो टू द US कांग्रेस टू पुट अ न्यू बिल। NCS खत्म हो गया, अब नया बिल करने के लिए ही नीड्स 2/3 मेजॉरिटी टू पास द बिल टू मेक इट अ लॉ। आपको मैं ये बताऊं, डेमोक्रेटिक पार्टी इज द सेकंड लीडिंग पार्टी ऑफ द US, 2-party सिस्टम है, रिपब्लिकन इज इन पावर, डेमोक्रेट्स आर इन ऑपोजिशन। द न्यू चेयरमैन ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी विल बी कांग्रेसमैन कीथ एलिसन। कीथ एलिसन इज वन ऑफ द 2 मुस्लिम कांग्रेसमैन इन द यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस, और कीथ एलिसन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने बाइबल पे ओथ लेने से इनकार कर दिया था, और 3 महीने तक US सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलता रहा। फाइनली द वर्डिक्ट वाज गिवन इन हिज फेवर एंड कुरान बिकेम द सेकंड बुक फॉर द US कांग्रेस टू बी टेकन फॉर ओथ, नॉट तौरात। तौरा को नहीं दिया गया, तो कुरान करीम पे ओथ कीथ एलिसन ने लिया था। इट्स अ हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और कीथ एलिसन विल बिकम द चेयरमैन ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी, विच मीन्स कि 2/3 मेजॉरिटी आएगी कैसे? तो 2/3 मेजॉरिटी जब नहीं आएगी तो हाउ वुड इट बिकम अ लॉ? तो ट्रंप साहब की ख्वाहिशात अगर हैं भी, या उनके साथ चलने वालों की ख्वाहिशात हैं, तो वो ख्वाहिशात उस तरह पूरी नहीं होंगी। तो जब आप बात करते इमिग्रेशन की ना, तो हम पाकिस्तानियों को बीइंग अ नेशन अपने इमेज को कैसे इम्प्रूव करना है, इस हवाले से कुछ आप कहें, बताएं हमें कि हमें क्या किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, खासकर जब हम बाहर जाते हैं, बाहर मुल्क में सफ़र करते हैं, इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं। मुस्लिम सोसाइटी और पाकिस्तानी सोसाइटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आइसोलेटेड इवेंट्स। टेररिज्म को पाकिस्तान से लिंक करना टोटली गलत है। पाकिस्तान इज हर सेल्फ अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान के अंदर जितने वाकयात होते रहे अफगानिस्तान वॉर की वजह से, अफगानिस्तान वॉर लार्जर वॉर थी जो अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने कंटेस्ट की थी, उसका रिजल्ट ये था कि पाकिस्तान खुद विक्टिम हो गया। तो इस केस को प्लीड करने की जरूरत है इंटरनेशनल फोरम पे कि वॉट एवर पाकिस्तान इज फेसिंग टुडे इज बाय वर्च्यू ऑफ आवर सपोर्ट टू यू। इट हैज नॉट बीन मेड दैट क्लियर टू द इंटरनेशनल परसेप्शंस। इंटरनेशनल परसेप्शंस ये नहीं बताई गई। हम डिफेंसिव हो जाते हैं कि ये आदमी बम, इसने जैकेट पहन लिया और कर दिया। नो, इट इज नॉट पाकिस्तान प्रॉब्लम। Pakistan is facing these problems because of Afghanistan war, and we went to the Afghanistan war because of you. So you have to understand that पाकिस्तान को सेव करना आपकी जिम्मेदारी है। इस चीज को हमने प्रॉपरली मीडिया पे प्ले नहीं किया है, और इंटरनेशनल मीडिया पे हमने कहीं पर भी अपना इन्फ्लुएंस नहीं रखा है। जो मीडिया इंटरनेशनली अपने आप को प्रमोट करते हैं, जो अदारे, वो भी थोड़ा नेशनल इश्यूज पे जाएं। मेरा ख्याल है थिंग्स विल चेंज। वी नीड टू चेंज द परसेप्शन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम मुस्तफा, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, अपनी कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक। हमारी आज की मेहमान शख्सियत थे डॉक्टर गुलाम मुस्तफा, जो कि पाकिस्तान पॉलिसी इंस्टीट्यूट USA के चेयरमैन हैं। जैसे कि उन्होंने बात की कि हमें, चाहे हम इंफरादी तौर पर बात करें या चाहे हम इज्तिमाई तौर पर बात करें, हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, और हमें बीइंग पाकिस्तानी, क्योंकि हम दहशतगर्दी की जंग सबसे ज्यादा हम लड़ रहे हैं, हमें ये देखना है कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने से रोक भी रही हैं, और कौन सी ऐसी चीजें जो दहशतगर्दी को पैदा कर रही हैं। हमें समझना होगा कि हमारे फराइज क्या हैं, हमारे हकूक क्या हैं। एक शेर पे 2 इशार पे मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी, जो कुछ यूं है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो हर एक फर्द तहजीब व फन का औजे कमाल, हो हर एक फर्द तहजीब व फन का औजे कमाल,
कोई खस्ता हाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। ये था हमारा आज का प्रोग्राम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक। अफशा मलिक को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह वारिस। This program was brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong for